बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ शिराज अहमद दुरानी और आज जो हम वीडियो आपके लिए लेके आए हैं वो है बिज़नेस लेवल स्ट्रेटजीज़ की। वीडियो को ज़रूर पूरा देखें और अगर दोस्तों को वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन ज़रूर दबाएं। वीडियो को आगे अपने दोस्तों के साथ जो है वो शेयर भी करें और मज़ीद वीडियोस जानने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल का बटन लाजमी दबाएं ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आपको मिल सकें। वीडियो बनाने का जो पर्पज़ है वो ये है कि जितने भी हमारे यंगस्टर्स हैं, ख़ासकर जितनी भी स्टूडेंट कम्युनिटी है, उनको जितनी भी इंफॉर्मेशन मिल रही होती है वो नॉर्मली बिट्स एंड पीसेस में उनको मिलती है। तो इसी को देखते हुए हमने कोशिश की है कि उनको एक ही प्लेटफॉर्म से डिटेल्ड इंफॉर्मेशन मुयस्सर हो। वीडियो को अब फॉर्मली हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली जो स्लाइड है हमारे पास वो है बिज़नेस लेवल स्ट्रेटजी है क्या, इसकी बिजनेसेस के लिए इम्पोर्टेंस क्या है। तो मेन जो है वो कोई भी बिज़नेस जो है विदाउट स्ट्रेटजी, उसको अगर आपके पास कोई स्ट्रेटजी नहीं है तो उसको चलाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। अगर आपको ये नहीं पता कि आपने करना क्या है, उसको किस तरह से करना है, कब करना है, क्यों करना है, तो आखिर में यही होगा कि आपने जितनी भी इन्वेस्टमेंट की है या आपका जो है वो बिज़नेस टोटल लॉस ही होगा। तो पहली स्लाइड की तरफ चलते हैं। उसमें सबसे पहला जो है उसमें बिज़नेस लेवल स्ट्रेटजी को डिफ़ाइन करना होता है। ये जो है स्कोप है ऑर्गेनाइजेशन का। बिज़नेस ने खुद डिफ़ाइन करना होता है कि उसने कौन सी बिज़नेस लेवल स्ट्रेटजी जो है वो अडॉप्ट करनी है। इसी तरह से हर बिज़नेस लेवल स्ट्रेटजी के साथ जो है वो रिस्क इन्वॉल्व हैं। तो ऐसा नहीं हो सकता कि कोई ऐसी स्ट्रेटजी हो और जिसमें कोई रिस्क ही इन्वॉल्व ना हो। तो जितनी भी लेवल्स हैं विद ईच लेवल जो है वो सर्टन रिस्क जो है इन्वॉल्व है। फिर जो है वो मुख्तलिफ बिज़नेस लेवल स्ट्रेटजीज़ जो हैं उसके डिफरेंसेस हैं। अगर एक बिज़नेस लेवल स्ट्रेटजी एक बात पे फोकस करती है तो दूसरी बिज़नेस लेवल स्ट्रेटजी जो है वो दूसरी बात पे फोकस करती है। तो मेन उनके डिफरेंसेस क्या है वो भी हम इसी में आपको जो है वो ड्रिल डाउन करेंगे। और आखिरी जो चीज़ है वो है रिलेशनशिप बिटवीन कस्टमर्स एंड स्ट्रेटजी, कि अगर बिज़नेस कोई स्ट्रेटजी बना रही है तो उसका मेन जो इम्पैक्ट है वो कस्टमर पे क्या पड़ता है। अभी हम जो सेकंड स्लाइड है उसकी तरफ बढ़ते हैं। उसमें मेन जो है वो स्ट्रेटजी की इम्पोर्टेंस पे है कि स्ट्रेटजी जो है वो एक फर्म्स की सक्सेस के लिए कितना ज़रूरी है। और फिर वहाँ पे दो चीज़ें ऐसी हैं जो कि एक बिज़नेस स्ट्रेटजी को डिक्टेट करती हैं। मींस के कोई भी बिज़नेस जो है अगर कोई स्ट्रेटजी एक्सेप्ट करती है या कोई स्ट्रेटजी अडॉप्ट करती हैं तो दो ऐसी चीज़ें हैं जो कि डिसाइडिंग फैक्टर्स होती हैं। उसमें सबसे पहला जो है वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है कि जो आउटसाइड दी बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन है जो उनके कंट्रोल में नहीं होते। नॉर्मली इसमें अपॉर्चुनिटीज़ हैं और उनके थ्रेट्स हैं। जो दूसरा पोल है वो है इंटरनली सोर्सेज हैं, कैपेबिलिटीज़ एंड कोर कॉम्पिटेंसीज़ है। उसमें ये इंटरनल टू द ऑर्गेनाइजेशन होती हैं जो कि डिक्टेट करती हैं कि स्ट्रेटजी को कौन सी स्ट्रेटजी को हमने अडॉप्ट करना है। तो उसमें मेन जो है आपकी स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस हैं और इस पर जो है वो ऑर्गेनाइजेशन का कंट्रोल होता है। तो इन दो चीज़ों का मिक्स जो है वो डिसाइड करता है कि एक बिज़नेस ने कौन सी स्ट्रेटजी को अडॉप्ट करना है। अब बिज़नेस लेवल स्ट्रेटजी है क्या चीज़? तो बिज़नेस लेवल स्ट्रेटजी जो है दैट इज़ एन इंटीग्रेटेड एंड कोऑर्डिनेटेड सेट ऑफ कमिटमेंट्स एंड एक्शंस द फर्म यूजेस टू गेन अ कंपिटिटिव एडवांटेज बाय एक्सप्लॉइटिंग कोर कॉम्पिटेंसीज इन स्पेसिफिक प्रोडक्ट मार्केट इंडस्ट्रीज। कहने का मतलब ये है कि एक ऑर्गेनाइजेशन की एग्जिस्टेंस जो है वो होती ही इसलिए है कि उसने जितनी भी रिसोर्सेज वहाँ पे डिप्लॉय किए हैं उससे वो कम्पिटिटिव एडवांटेज हासिल कर सके ओवर इट्स और जो राइवलरी हैं, जो उस मार्केट में और लोग जो हैं वो अगर कम्पीट कर रहे हैं तो उनके साथ वो कम्पिटिटिव एडवांटेज में आए। और वो होगा कैसे कि आपकी जो कोर कम्पिटेंसीज़ हैं, अब मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस की कोर कम्पिटेंसीज़ मुख्तलिफ होती हैं। अब सपोज़ आईटी सेक्टर की कोई फर्म है तो वहाँ पे जो उनकी कोर कम्पिटेंसी होगी वो होगी वहाँ पे जो उनका एचआर होगा, जो उनका ह्यूमन रिसोर्स होगा, मेनली जो इन्वॉल्व होगा आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर में, तो वो उनकी कोर कम्पिटेंसी है। या वहाँ पे जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का हार्डवेयर पड़ा हुआ है वो उनकी कोर कम्पिटेंसी होगी।
अगर हम होटलिंग इंडस्ट्री की बात करें तो होटलिंग इंडस्ट्री में जो कि सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशंस हैं, तो वहाँ पे उनका जो स्टाफ होगा जो फ्रंट लाइन पे बैठा होता है, या वहाँ पे जो उनके फ्लोर मैनेजर्स होंगे, वो उनकी कोर कंपिटेंसी है, या वो जो सर्विसेज दे रहे हैं, डिलीवरेबल्स जो दे रहे हैं अपने कस्टमर्स को या अपने गेस्ट्स को, तो उनकी कोर कंपिटेंसी है। तो हर ऑर्गेनाइजेशन जो है उनकी कोई ना कोई कोर कंपिटेंसी होती है, और वही कोर कंपिटेंसी को यूज़ करके वो कंपिटेटिव एडवांटेज हासिल करते हैं ओवर इट्स राइवल्स। उसके बाद हम तीसरी स्लाइड पे जाते हैं, तो वहाँ पे पर्पस पे हम बात करेंगे कि हम जो है वो फर्म और उसके जो कंपिटिटर्स हैं उनके दरमियान जो है वो हम डिफरेंसेस किस तरह आइडेंटिफाई करेंगे, उसका पर्पस क्या होगा। और उसमें फिर दो तरह की चीज़ें आ जाती हैं कि फर्म्स जो है वो दो तरह से अपने एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करती हैं। एक ये है कि आप अपनी एक्टिविटीज़ को डिफरेंटली, या उसमें आप डिफ्रेंशिएशन आप लेके हैं, या ये है कि आप जो एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहे हैं वो ही डिफरेंट हो, मतलब उसमें यूनिकनेस हो। ठीक है जी। तो इसमें मेन जो हमारे पास चीज़ें हैं कि जो स्ट्रेटजीज़ हैं, कोई भी स्ट्रेटजी जो है इन आइसोलेशन जो है वो दूसरे से बेहतर नहीं हो सकती। सपोज़ अगर 4 तरह की स्ट्रेटजीज़ हैं, तो 4 तरह की स्ट्रेटजीज़ जो है वो हर स्ट्रेटजी के अपने प्रॉस एंड कॉन्स होंगे। हम ये नहीं कह सकते कि ये स्ट्रेटजी जो है ये दूसरी स्ट्रेटजी से बेहतर है। ये टोटली डिपेंड करता है, जिस तरह ऊपर हमने दूसरी और पहली स्लाइड में हमने बात की, डिसाइडिंग फैक्टर जो है वो ज़रूरी है। आपने अपनी स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट्स को आपने देखना होता है, और उसके बाद आपने स्ट्रेटजी जो है उसको आपने अडॉप्ट करना होता है। इसकी मैं आपको एक छोटी सी एग्ज़ाम्पल दूंगा। सपोज़ एक ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे उनके पास लिमिटेशन है रिसोर्सेज की, तो उनका मेन फोकस जो होगा वो कॉस्ट रिडक्शन पे होगा। वो इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल पे जाएंगे। उनकी यही कोशिश होगी कि जो अपना वो टारगेट या अपना गोल अचीव करना चाहते हैं विद इन द सर्टन पैरामीटर्स, वो उसको अचीव करें, अपनी कॉस्ट रिड्यूस करें, अपना जो मेन पावर है उसको रिड्यूस करें, HR की कॉस्ट को रिड्यूस करें, और फिर अपने जितनी भी कंपिटिटर्स हैं उनके साथ वो compete करें। अगर हम इसको कंपेयर करें एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जिनके पास पैसों की कोई कमी नहीं है, और वो जो है वो कॉस्ट रिडक्शन पे बिलीव नहीं करती, वो यूनिकनेस पे, डिफ्रेंशिएशन पे, डिस्टिंग्विशमेंट पे वो चाहती है कि उनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो compete करे ओवर इट्स राइवल्स बेस्ड ऑन इट्स यूनिकनेस। तो वहाँ पे जो है वो फोकस जो है वो कॉस्ट नहीं होगा, वहाँ पे उनका जो फोकस होगा वो होगा यूनिकनेस पे, डिफ्रेंशिएशन पे। अब एक फर्म के पास जो है वो दो तरह की ऑप्शंस होती हैं, जैसे पहले भी मैंने कहा। एक ये है कि वो कम्पिटिटिव एडवांटेज हासिल करे थ्रू कॉस्ट। तो उसमें ये होगा, फर्म जो होगी वो अपने आप से ये क्वेश्चन पूछेगी कि आवर कॉस्ट लोअर देन राइवल कॉस्ट, कि जो हम कॉस्ट चार्ज कर रहे हैं प्रोडक्ट के लिए या किसी सर्विस के लिए, तो जो हमारे कंपिटिटर्स हैं मार्केट में, आया हमारी कॉस्ट उनसे कम है। इफ़ सो, तो फिर ये है कि फर्म जो है वो कॉस्ट लीडरशिप पे जाती है। अगर उनको लगता है कि नहीं हमारी कॉस्ट जो है वो ज़्यादा है, तो फिर आपके पास दूसरी एक ही ऑप्शन रह जाती है, वो है यूनिकनेस, कि आपका प्रोडक्ट जो है वो इस क्वालिटी का, उसकी उसमें जो है वो डिफ्रेंशिएशन या यूनिकनेस उसकी इतनी ज़्यादा है कि कस्टमर जो है एट हायर कॉस्ट उसको एक्सेप्ट करे। तो अगर आपकी प्रोडक्ट जो है इतनी यूनिक है कि वहाँ पे कॉस्ट मैटर नहीं करती, तो फिर आप डिफ्रेंशिएशन जो है उस पर स्ट्रेटजी पे आप जाएँ। तो चीज़ें आ गई हमारे पास कि एक कॉस्ट है, एक यूनिकनेस है। फिर उसके आगे जो है वो फिर दो तरह के आपने अपने प्रोडक्ट की डिलीवरी जो है वो टारगेट क्या रखा हुआ आपने, क्या आपका प्रोडक्ट जो है आया वो ब्रॉड टारगेट है कि मतलब पूरी दुनिया के लिए आप उसको बना रहे हैं अपने प्रोडक्ट को, या आपका जो स्कोप है वो नैरो है, आप किसी सर्टन सेगमेंट के लिए या किसी सर्टन जोग्राफिकल रीजन के लिए आप अपना प्रोडक्ट बना रहे हैं या सर्विसेज आप दे रहे हैं। तो इन दो चीज़ों को भी आपने देखना होता है। इन चार चीज़ों को लेके, कॉस्ट, यूनिकनेस, ब्रॉड स्कोप और नैरो स्कोप, इन चार चीज़ों को लेके हमारे पास टोटल जो है वो बननी तो चाहिए 4 बिजनेस स्ट्रेटजीज, लेवल स्ट्रेटजीज बस, बट हमारे पास जो है वो टोटल 5 बिजनेस स्ट्रेटजीज बनती हैं। और वो आगे स्लाइड्स जो आएंगी मैं आपको उसमें बताऊंगा कि 5 किस तरह से बनती हैं। अब हम चलते हैं अगली स्लाइड पे। अगर आप अगली स्लाइड को आप देखें तो उसमें हमारे पास जो मैट्रिक्स हैं
उसके एक साइड पे जो है वो बेसिस फॉर कस्टमर्स वैल्यू है कि एक कस्टमर के लिए वैल्यू, किस चीज़ को वो वैल्यू देता है। आया वो कॉस्ट को वैल्यू देता है, उसके लिए कॉस्ट ज़रूरी है या उसके लिए डिस्टिंक्टिवनेस ज़रूरी है। अगर आप किसी लोअर इकोनॉमी कंट्री में आप बैठे हुए हैं या अंडर डेवलप्ड कंट्री में बैठे हुए हैं, तो वहाँ पे जो कस्टमर होगा उसका मेन इंटरेस्ट जो है वो कॉस्ट पे होगा कि उसको लो कॉस्ट चीज़ चाहिए, उसको यूनिकनेस या डिस्टिंक्टिवनेस से कोई काम नहीं होता। बड़े लिमिटेड लोग होंगे जिनको यूनिकनेस जो है वो मैटर करती है, लेकिन नॉर्मली आप जो है वो कॉस्ट पे आप जाते हैं। इसी तरह अगर किसी आप हाई रेंट कंट्रीज़ में बैठे हुए हैं, फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ में बैठे हुए हैं, वहाँ पे कॉस्ट जो है वो इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता, वहाँ पे प्रोडक्ट की यूनिकनेस ज़्यादा मैटर करती है। इसकी एक छोटी सी एग्जांपल आप लें, सपोज़ आईफोन की अगर आप बात करें, तो आईफोन जो है वो जब भी नया अपना जो है वो लॉन्च करता है मोबाइल, तो जो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं वहाँ पे जो है वो लोग कॉस्ट को नहीं देखते, वहाँ पे लोग यूनिकनेस को देखते हैं। वही चीज़ जो है सेम फीचर्स के साथ आपको सपोज़ पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका, इस तरह की जो कंट्रीज़ हैं जो अभी डेवलप नहीं है सही से, तो वहाँ पे लोग जो है वो सेम फीचर्स वाले फ़ोन जो है आपको 40, 50, 60,000 में आपको मिल जाते हैं। वहाँ पे लोग प्रोडक्ट को की कॉस्ट को देखते हैं, वहाँ पे आप यूनिकनेस को नहीं देखते। तो दो चीज़ें तो ये है कि आप एक कॉस्ट पे चलें, आप एक डिस्टिंक्टिवनेस पे चलें। जो अगला मैट्रिक्स है उसमें यह है कि आपका जो टारगेट मार्केट है, जहाँ पे आप अपना प्रोडक्ट और सर्विसेज देना चाह रहे हैं, वो टारगेट मार्केट जो है वो कितना बड़ा है। अगर तो आप ब्रॉडर मार्केट की अगर आप बात करते हैं कि आप फॉर द वर्ल्ड एट लार्ज आप बात करते हैं, तो वहाँ पे फिर ब्रॉडर मार्केट्स हैं। अगर आप बात करते हैं किसी सेगमेंटेशन की, किसी टारगेटेड सेगमेंट की, किसी निचे मार्केट की आप बात कर रहे हैं, या आप किसी कम्युनिटी को आप टारगेट कर रहे हैं, तो आपका जो स्कोप होगा वो आपका बड़ा नैरो हो जाता है। अब इन चार चीज़ों को लेके हमारे पास जो स्ट्रेटजीज़ बन रही हैं वो बन रही हैं 5 तरह की। अगर आपका कस्टमर जो है अगर वो वैल्यू करता है कॉस्ट को, उसकी जो मेन फोकस है वो कॉस्ट पे है, और आपका टारगेट मार्केट अगर ब्रॉडर है, तो वहाँ पे आप जो बिज़नेस लेवल स्ट्रेटजी पे चलेंगे वो आपकी होगी कॉस्ट लीडरशिप की। कॉस्ट लीडरशिप क्यों? क्योंकि आप जो है वो प्रोडक्ट बनाएंगे अपने कस्टमर के रिक्वायरमेंट को देखते हुए, लो कॉस्ट पे रखेंगे, आप कॉस्ट लीडरशिप पे जाएंगे और कम से कम अपनी कॉस्ट जो है वो आप प्रोडक्ट की करेंगे और आप उसको पूरी दुनिया में अपलोड कर सकते हैं। अगर आपका कस्टमर जो है वो वैल्यू करता है डिस्टिंक्टिवनेस को, यूनिकनेस को, और आप पूरी दुनिया में उसको आप फ्लोट करना चाहते हैं, तो फिर आप जाएंगे डिफरेंशिएशन पे। यहाँ पे आप कॉस्ट लीडरशिप पे नहीं जा सकते, क्योंकि आपका कस्टमर जो है वो कॉस्ट नहीं देखता, आपका कस्टमर जो है वो यूनिकनेस ऑफ द प्रोडक्ट को देख रहा है, उसका मेन इंटरेस्ट जो है वो प्रोडक्ट की डिफरेंशिएशन में है। तो ये जो है वो इस टाइम जो बड़ी कंपनीज़ हैं कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में आप देख लें, IBM हो गया, डेल हो गया, HP वगैरह, जिस तरह आईफोन हो गया, मतलब ये जो है हमारे पास ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बिजनेसेस हैं, वो मेनली डिफरेंशिएशंस पे वो लोग जाते हैं, वो कॉस्ट लीडरशिप पे नहीं जाते। और जो हमारे पास जो कॉस्ट लीडरशिप की चीज़ें जाती हैं वो नॉर्मली जो आपकी रूटीन की जो है चीज़ें, वो कॉस्ट लीडरशिप पे आपकी जा रही होती हैं। अगर इसको कंट्रास्ट में हम देखें कि आपका कस्टमर जो है वो लो कॉस्ट पे तो जा रहा है, उसको कॉस्ट रिडक्शन में ज़्यादा इंटरेस्ट है, लेकिन आप जो मार्केट आपने टारगेट किया वो नैरो है, तो वहाँ पे फिर ये है कि आप फोकस्ड कॉस्ट लीडरशिप, फोकस का मतलब ये है कि आप एक सर्टन सेगमेंट को आप टारगेट करेंगे। तो इसलिए इस स्ट्रेटजी का नाम ही फोकस्ड है कि आप लीडरशिप तो आप जा रहे हैं, लेकिन आप एट लार्ज उसको आप नहीं करेंगे, आप किसी स्पेसिफिक टारगेट करेंगे सेगमेंट को। वो ये हो सकता है कि आप वहाँ पे किसी स्टूडेंट कम्युनिटी को आप टारगेट करें, उसमें ये हो सकता है कि आप जो है वो लोकल कम्युनिटी को आप टारगेट करें, या आप किसी थर्ड वर्ल्ड कंट्री को या सेकंड वर्ल्ड कंट्री को आप टारगेट करें, तो वो आपका जो है वो फोकस्ड कॉस्ट लीडरशिप होगी। और अगर आपका कस्टमर जो है वो डिस्टिंक्टिवनेस को वैल्यू करता है और आपका टारगेट मार्केट जो है वो नैरो है, तो आप फिर डिफरेंशिएशन तो आप करें, लेकिन आप उसको फोकस्ड करें, फोकस्ड डिफरेंशिएशन करें। इसका फ़ायदा ये होगा कि अगर आपके पास रिसोर्सेज हैं और आप उसको रिसोर्सेज को आप सेंट्रली जो है वो आप फोकस कर सकते हैं किसी सेगमेंट के लिए, तो आप अपना प्रोडक्ट भी यूनिक रख रहे हैं और आप किसी स्पेसिफिक मार्केट को आप टारगेट कर रहे हैं, तो आप जो है वो फोकस्ड डिफरेंशिएशन पे आप जा सकते हैं।
अब अगर हम बात करें चारों स्ट्रेटजीज़ की, तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो है, अगर वो कॉस्ट लीडरशिप पे जाती है और खुदा न खास्ता कल कोई उसके ऐसे कोई कंपटीटर्स आ जाते हैं कि उनकी कॉस्ट जो है वो जो एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन का जो प्रोडक्ट है या सर्विस है उससे उनकी कॉस्ट कम है, तो फिर तो आप जिस स्ट्रेटजी पे आप लेके चल रहे हैं वो स्ट्रेटजी आपकी जो है वो टोटल फेल्यूर हो जाएगा, क्योंकि आप जो कम्पीट कर रहे हैं वो आप कर रहे हैं कॉस्ट लीडरशिप पे। तो अगर आपका कंपटीटर आपसे कम कॉस्ट में एक चीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं मार्केट में, तो आप किस तरह सर्वाइव करेंगे? तो एक चीज़ आपको देखनी होगी। अगर इसको हम कंपेयर करें डिफरेंशिएशन के साथ, तो आपकी डिफरेंशिएशन की स्ट्रेटजी भी तब तक जो है वो सक्सेस स्टोरी होगी जब तक आपका प्रोडक्ट जो है वो यूनिक है। अगर खुदा न खास्ता मार्केट में कोई ऐसा कंपटीटर आ जाए कि उसका प्रोडक्ट जो है वो आपसे ज़्यादा यूनिक है और आपसे ज़्यादा वो है डिस्टिंक्टिव है, तो आप फिर किस तरह compete कर पाएंगे? तो मतलब मिक्स ऑफ स्ट्रेटजी जो हैं वो नॉर्मली जो है ऑर्गेनाइजेशंस कुछ प्रोडक्ट्स में वो डिफरेंशिएशंस पे जाती हैं, कुछ प्रोडक्ट्स में जो है वो कॉस्ट लीडरशिप पे जाती हैं, कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी हैं कि वो फोकस्ड स्ट्रेटजी भी जाती हैं। अब जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन मिक्स ऑफ स्ट्रेटजीज़ पे चलती हैं, और उसी पांचवी जो स्ट्रेटजी है उसका नाम जो है दैट इज़ इंटीग्रेटेड कॉस्ट लीडरशिप या डिफरेंशिएशन। इस स्ट्रेटजी में जो है वो मिक्स ऑफ स्ट्रेटजीज़ होती हैं, उसमें कुछ कॉस्ट लीडरशिप भी शामिल होती है, फोकस डिफरेंशिएशन, वो सारी चीज़ें। तो अगर आप स्लाइड में देखें तो बिल्कुल सेंटर पे है, जहाँ पे इंटरसेक्शन है एक्सिस की वगैरह, तो वहाँ पे जो है वो इस एरिया में जो है वो अपना पार्ट प्ले करती हैं, और ये बड़ा एक यहाँ पे फेल्यूर के चांसेस जो है वो बहुत कम होते हैं। अब जो है वो हम एक स्ट्रेटजी को थोड़ा सा मोर एलिब्रेट करते हैं। पहले हम जो है वो आते हैं कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटजी पे। तो कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटजी में जो कंपटीटिव एडवांटेज है वो जो कॉस्ट लीडर होगा, लो कॉस्ट लीडर, जिसकी कॉस्ट जितनी कम होगी वो कॉस्ट लीडर होगा, और वो जो है वो उसके जो कॉम्पिटिटर्स हैं मार्केट में वो हायर मार्जिन्स पे अपना प्रोडक्ट सेल कर सकता है। ज़ाहिर बात है, वो जब उसकी कॉस्ट कम होगी उसका सेल्स वॉल्यूम भी बढ़ता जाएगा, तो विद एवरी पिनी उसका जो फिक्स कॉस्ट होता है वो कम होता जाता है, तो उसको जो है वो विद एवरी यूनिट या विद एवरी वैल्यू जो है वो उसमें मार्जिन्स ऐड हो रहे होते हैं। और इसमें जो कम्पिटिटिव स्कोप होता है वो ब्रॉडर होता है, वो नैरो नहीं होता। और इसमें मेन जो ऑर्गेनाइजेशंस का फोकस होता है वो कस्टमर्स को प्रोडक्ट या सर्विस की डिलीवरी जो है एट अ लोअर कॉस्ट जो है वो उनका फोकस होता है कि उनको डिलीवर करें लोअर कॉस्ट पे। और ये तभी मुमकिन है कि जब आपका प्रोडक्ट जो है वो स्टैंडर्डाइज्ड हो, या जिस तरह कमोडिटी लाइक प्रोडक्ट्स आपकी होती हैं जहाँ पे क्वालिटी जो है वो इतना ज़्यादा मैटर नहीं करती, वहाँ पे जो है वो स्टैंडर्डाइजेशन जो है वो मैटर करती है। और इसमें स्ट्रेटजी में ये है कि आपको एक कंटिन्यूअल प्रोसेस है, आपने कोशिश करनी होती है कि अपना कॉस्ट जो है वो विद एवरी सेकंड आपको अपनी कॉस्ट जो है वो रिडक्शन पे लेके जानी होती है। और इसके लिए फिर ज़्यादा बेहतर ये है कि आपकी जो वैल्यू चेन है या जो आपकी सप्लाई चेन है, उस सप्लाई चेन में हर इवेंट पे या ऑन एवरी चेन आपने कोशिश करनी होती है कि आप अपनी कॉस्ट को रिड्यूस करें। अगर हम बात करें कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटजी की, तो उसमें मेन जो रिस्क है वो ये है कि अगर इनोवेशन बाय कंपटीटर्स कैन इक्वली एलिमिनेट कॉस्ट एडवांटेज। अगर आपका कोई कंपटीटर है जो इस टाइम आपके यूनिकनेस पे चल रहा है, लेकिन अगर उसने अपनी कॉस्ट इस हद तक कम की, तो आप ज़ाहिर बात है फिर कॉस्ट लीडरशिप आपके पास नहीं रहेगी। तो अगर उसकी कॉस्ट भी कम हो गई और उसका प्रोडक्ट भी यूनिक है, तो ऑटोमेटिकली वो आपकी स्ट्रेटजी जो है वो आपको मार्केट से एलिमिनेट कर देगी। और कंपटीटर्स जो हैं आजकल जो है वो डेटा बड़ा इजीली अवेलेबल है, तो कंपटीटर्स के लिए कोई इशू नहीं होता आपको की कॉस्ट लीडरशिप को कॉपी करना। तो अगर कोई ऐसे कंपटीटर्स हैं मार्केट में जो अगर आपकी स्ट्रेटजी को सही से वो कॉपी करें और उसको ख़ुद भी इम्प्लीमेंट करें, तो आपके लिए बड़ा इशू क्रिएट कर सकता है। अगर हम नेक्स्ट स्लाइड पे जाएं और हम बात करें डिफरेंशिएशन की, तो डिफरेंशिएशन में जो मेन कंपटीटिव एडवांटेज होता है वो होता ही आपका डिफरेंशिएशन का है या यूनिकनेस का है कि आपका प्रोडक्ट कितना यूनिक है। स्कोप जो उसका होगा वो नॉर्मली ब्रॉडर ही होगा, ठीक है। और इसमें जो है वो जो कस्टमर आपका है वो कॉस्ट को नहीं देखता,
वो जो प्रोडक्ट की वैल्यू है वो परसीव करता है आपकी प्रोडक्ट की यूनिकनेस से एज़ कम्पेयर टू अदर कंपटीटर्स इन द मार्केट। और इसमें जो आपके कस्टमर्स जो हैं वो टारगेटेड कस्टमर्स जो है वो जैसे मैंने कहा कि वो आपकी प्रोडक्ट की वैल्यू जो है वो जज करते हैं उसकी यूनिकनेस से। और यहाँ पे आपका प्रोडक्ट जो है वो स्टैंडर्डाइज नहीं होगा, वो कस्टमाइज्ड होगा। द मोर प्रोडक्ट इज़ कस्टमाइज द मोर यूनिक इट इज़ एंड द मोर यू कैन चार्ज फॉर दैट। तो ये चीज़ें जो है वो आपने इसको देखना होता है। डिफ्रेंशिएशन की अगर हम बात करें, रिस्क इसमें कौन से इन्वॉल्व है, तो रिस्क इसमें ये है कि आप एक सर्टन पीरियड ऑफ टाइम के लिए आप मार्केट स्किमिंग आप कर सकते हैं कि आप अपने मार्केट से आप जितना आप उठा सकते हैं आप मार्केट को स्किम कर सकते हैं, आप प्रीमियम चार्ज कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट के लिए। लेकिन ये एक सर्टन पीरियड ऑफ टाइम होता है, उसके बाद आपका प्रोडक्ट वो इतना ज़्यादा अपीलिंग नहीं रहता। तो अगर आपने देखा होगा तो जितनी भी बड़ी कंपनीज़ हैं, जिस तरह मोबाइल फ़ोन की कंपनीज़ हैं, तो वहाँ पे प्रोडक्ट की जो प्रोलिफरेशन है वो बहुत ज़्यादा होती है। उसकी वजह यही है कि आज अगर नया मॉडल जो है वो लॉन्च होता है तो आफ्टर अ मंथ और टू जो है वो दोबारा दूसरा मॉडल जो है वो लॉन्च करते हैं। उसकी वजह यही है कि जितना उन्होंने कमाना होता है वो कमा लेते हैं पहले 1-2-3 महीने में, और उसके बाद जो है वो लोग के लिए वो प्रोडक्ट इतना अपीलिंग नहीं होता। पीपल वांट्स मोर, तो उसी को लेके वो कस्टमर की जो 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 थर्स्ट है उसी को देखते हुए फिर और प्रोडक्ट्स जो है वो नए मॉडल्स जो है वो लॉन्च कर रहे होते हैं। तो आपको फिर पता चलता है 5-6 महीने बाद वो प्रोडक्ट जो है वो इतना अपीलिंग नहीं होता, उसकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो भी उतनी ज़्यादा नहीं होती। तो पहले 1-2 महीने में ही मार्केट जो है वो जितना उन्होंने मार्केट से उठाना होता है वो कंपनियां उठा लेती हैं। और इसमें जो एक रिस्क इन्वॉल्व है वो और डिफरेंशिएटिंग का है कि कभी कभी कंपनी जो है वो बहुत ज़्यादा और डिफरेंशिएट कर देती हैं। वो अपने प्रोडक्ट को सालों लग जाते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे। तो उसकी वजह से ये है कि खुदा न खास्ता अगर आपकी स्ट्रेटजी की किसी ने इमिटेट कर दी है या किसी ने कॉपी कर दी है तो आपका प्रोडक्ट जो है वो आपके पास जो फर्स्ट मूवर एडवांटेज है वो नहीं रहेगा। द फर्स्ट यू मूव इनटू द मार्केट, आप विन करते हैं मार्केट को। तो अगर किसी और ने जो है वो अगर आप R&D में ही लगे हुए हैं और कोई और बंदा आके वही प्रोडक्ट बना दे वही यूनिक फैक्टर्स के साथ, तो आपकी वो डिफरेंशिएशन वाली जो है वो एडवांटेज जो था कम्पिटिटिव एडवांटेज वो आपका ख़त्म हो जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड पे अगर हम देखें तो फोकस स्ट्रेटजीज़ हैं। फोकस स्ट्रेटजीज़ जो हैं वो हम इसको एक ब्रॉडर टर्म्स में देखेंगे। फोकस स्ट्रेटजीज़ या कॉस्ट लीडरशिप की होगी या डिफरेंशिएशन की होगी। स्कोप हमें पता है, जिस तरह पिछली स्लाइड्स में हमने देखा कि इसका फोकस जो है वो नैरो होता है, ये टारगेटेड सेगमेंट्स के लिए होता है। वो टारगेटेड सेगमेंट्स में आप फिर खुद कंपनी डिसाइड करती है कि वो जियोग्राफिकल रीजन पे इसको सेगमेंट करती है या वो कम्युनिटी बेस पे करती है या छोटे छोटे मार्केट्स निचेस जिसको कहते हैं मार्केट निचेस, उसको मतलब वो ड्रिल डाउन करती है कि हमने यहाँ पे ये प्रोडक्ट देना है, यहाँ पे हमने ये यूनिकनेस देनी है। तो आपका मार्केट जो है वो बड़ा फोकस हो जाता है, आपकी जितनी भी रिसोर्सेज हैं वो फोकस्ड ही होती है। और अट्रैक्शन क्या है? अट्रैक्शन फोकस स्ट्रेटजीज़ में ये है जो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस इसी पे आजकल जो है वो फोकस कर रही हैं। उसमें सबसे अच्छा और सबसे जो वाइबल ऑप्शन है वो ये है कि फर्म लैक्स रिसोर्सेज टू कम्पीट इन द ब्रॉडर मार्केट। अब एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके पास वो कॉस्ट लीडरशिप में भी है और उसके पास उसका प्रोडक्ट भी यूनिक है, लेकिन उसके पास इतनी रिसोर्सेज नहीं है कि वो पूरी दुनिया को वो प्रोडक्ट या सर्विसेज सप्लाई करे। तो वहाँ पे वो ब्रॉडर मार्केट से दूर रह के वो रिसोर्सेज की कमी की वजह से किसी अपने सेगमेंट्स को नैरो डाउन करती है और वहाँ पे वो जो है वो सेगमेंटेड मार्केटिंग करती है, सेगमेंटेड प्रोडक्ट जो है वो लोगों को दे रही होती है। दूसरा ये है कि कंपनीज जो है वो आइडेंटिफाई करती हैं कि मार्केट जो है वो नीचे मार्केट्स नॉर्मली अट्रैक्टिव होती हैं क्योंकि हर मार्केट जो है वो एक सेपरेट क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। अगर हम सपोज़ बात करें किसी हाई एंड फ़ोन की तो वहाँ पे जो उसका नीचे होगा वो बड़े आपके कुछ वेल्थी लोग होंगे जो सिर्फ वही इसको ख़रीद सकते हैं। तो वहाँ पे ये फ़ायदा है। उसकी अगर हम एग्जांपल लें फोकस स्ट्रेटजी की तो उसमें मतलब जो है वो बायर्स ग्रुप हो सकती हैं कि अगर आप
अपना प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं तो वो आप वहाँ पे देखेंगे कि पोटेंशियल कितने हैं। सपोज़ आप एक प्रोडक्ट आप लॉन्च कर रहे हैं, वो सिर्फ यूज़ के लिए है, तो वहाँ पे जो है वो आप टारगेट करिए यूज़ को। अब ये नहीं हो सकता कि आपने एक प्रोडक्ट बनाया यूज़ के लिए और आप उसको जो है वो उसको आप फ्लोट करें सीनियर सिटीजन्स में, तो वो नहीं हो सकता। तो आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, आप जो है वो इसको अपने सेगमेंट्स को, अपने मार्केट को आप डिवाइड कर सकते हैं, बायर्स ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं उनको टेस्ट को देखते हुए, या आप जो है वो अपनी प्रोडक्ट को सेगमेंटेशन में डिवाइड कर सकते हैं। जो सपोज़ अगर नेचर ऑफ वर्क पे आप प्रोफेशनल पेंटर्स ग्रुप है तो आप कोई चीज़ बना रहे हैं तो आप प्रोफेशनल पेंटर्स के लिए आप बना रहे हैं। इसी तरह आप जोग्राफिकल मार्केट्स को देखते हुए उसकी सेगमेंटेशन कर रहे हैं। सपोज़ आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं ईस्टर्न यूरोप के लिए या वेस्टर्न यूरोप के लिए आप बना रहे हैं, या उस हिसाब से आप जो है वो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ के लिए आप प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो वहाँ पर आपकी जो है स्ट्रेटजी होगी वो फोकस्ड ही होगी, क्योंकि आप नैरो डाउन कर रहे हैं अपनी चॉइसेस को। रिस्क जो है वो इसमें क्या इन्वॉल्व है, रिस्क जो है मेन यही है कि मतलब आप जो है वो मोर नैरोली आप जो है वो सेगमेंट को आप देख रहे होते हैं, और जो आपका आउट ऑफ द बॉक्स जो एक थिंकिंग होती है वो चीज़ जो है वो आपकी फोकस वहाँ से हट जाती है। ये हो सकता है आपका प्रोडक्ट जो है वो ब्रॉडर टर्म्स में, या आपका प्रोडक्ट जो है वो अगर आप कॉस्ट लीडरशिप पे जाएं तो आपको ज़्यादा फ़ायदा मिल सकता है। लेकिन ये है कि हम अपने आप को, कंपनीज अपने आप को कंस्ट्रेंट करती है कि नहीं हमने फोकस्ड ही रहना है, और तो इस वजह से जो है वो अगर आप इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल पे आप जाना चाहें या आप कॉस्ट कटिंग पे अगर आप जाना चाहें तो वो आप आउट ऑफ द बॉक्स जो है वो आप नहीं सोच सकते। तो मेन जो है वो फोकस स्ट्रेटजीज़ का यही है। जो सबसे ज़रूरी है जो इस टाइम मिक्स ऑफ बोथ दी स्ट्रेटजीज़ है वो इंटीग्रेटेड कॉस्ट लीडरशिप डिफरेंशिएशन है। उसका मेन जो फ़ायदा है उसमें ये है कि एफिशिएंसी को अगर आप देखें तो आपकी जो लो कॉस्ट की सोर्सेज हैं वहाँ से आप अपनी एफिशिएंसी को कर सकते हैं, मतलब उसको आप अचीव कर सकते हैं। और डिफरेंशिएशन का ये है कि आपके पास यूनिक वैल्यू कितनी है। तो इन दो चीज़ों का मिक्स जो है वो आप जो है वो इसीलिए इसका नाम जो है वो इंटीग्रेटेड रखा गया कि मतलब कॉस्ट लीडरशिप एंड डिफरेंशिएशन को आप इंटीग्रेट करें आपस में। और नॉर्मली इसको जो है दुनिया में इसको बेस्ट कॉस्ट स्ट्रेटजी भी कहते हैं, और इसकी जो अच्छी एग्जांपल है वो टोयोटा ही है कि उन्होंने मतलब मुख्तलिफ दुनिया के मुख्तलिफ रीजन्स में वो गाड़ियाँ जो है वो मतलब सेल आउट कर रहे हैं, और जो हाई एंड कंट्रीज़ हैं उसमें वो हाईली डिफरेंशिएटेड फीचर्स के साथ गाड़ियाँ सेल आउट कर रहे हैं, और जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं सच एज़ पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका, ये बेल्ट जो है यहाँ पे वो लो प्राइस के साथ जो है वो गाड़ियाँ सेल आउट कर रही हैं। अगर हम नेक्स्ट स्लाइड पे हम जाते हैं तो हम अगर रिस्क की बात करते हैं कि इंटीग्रेटेड स्ट्रेटजीज़ के साथ जो है वो क्या रिस्क जो है वो अटैच्ड हैं, तो उसमें सबसे बड़ा रिस्क जो है वो है कि इट्स हार्डर टू इम्प्लीमेंट दैन अदर स्ट्रेटजीज़। ज़ाहिरी बात है इसमें एक नई फिनोमेना भी, एक नया फिनोमेना है। दूसरा ये है कि इसको टैकल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है कभी कभी बिजनेसेस के लिए, क्योंकि आप एक टाइम पे 5 स्ट्रेटजीज़ को सामने रख के आप अपनी स्ट्रेटजी बना रहे होते हो, और आप 5 तरह के प्रोडक्ट्स भी आप जो है वो बना रहे होते हो, तो इसको एट टाइम्स देखना थोड़ा सा इशू हो जाता है। और इसमें यह है कि कैन गेट स्टक इन द मिडल रिजल्टिंग इन नो एडवांटेजेस एंड पुअर परफॉर्मेंस। अगर आपको समझ नहीं आ रही, आपने स्ट्रेटजी तो आपने बना ली इंटीग्रेटेड की, लेकिन आपको आगे समझ नहीं आ रही कि अब इसको लेके कैसे चल रहा है, तो आप एक टाइम आएगा कि यू विल बी इन द मिडल ऑफ नोवेयर, और जो आपकी यूनिकनेस होगी वो भी जाती रहेगी, और जो आपका कॉस्ट एडवांटेज होगा वो भी जाता रहेगा। तो आप जो है वो इसको हाई रिस्क स्ट्रेटजी है, तो इसको बिजनेसेस जो है वो बड़ी बिजनेसेस के अंदर जो है वो इतना कैपिटल, इतना रिसोर्स होता है कि वो इसको लेके चलते हैं, लेकिन जो छोटी ऑर्गेनाइजेशंस है उनके लिए सस्टेन करना बड़ा जो है वो एक प्रॉब्लमेटिक चीज़ है। अगर हम नेक्स्ट स्लाइड पे जाएं तो वहाँ पे बिल्कुल स्टार्ट में हमने ये कहा था कि बिज़नेस लेवल स्ट्रेटजीज़ का डायरेक्ट रिलेशनशिप कस्टमर्स के साथ बनता है। तो अगर आप स्लाइड पे आते हैं तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको थोड़ा सा इस पर वो कर दूं। इसमें जो आपकी स्ट्रेटेजिक कम्पिटिटिवनेस जो है, दैट रिजल्ट्स व्हेन फर्म कैन सेटिस्फाई कस्टमर्स बाय यूजिंग इट्स कम्पिटिटिव एडवांटेज। अब एक फर्म है, उसके पास कम्पिटिटिव एडवांटेज है लेकिन वो कस्टमर्स को वो फ़ायदा नहीं मिल रहा उस चीज़ से। तो अगर आपका कस्टमर जो है वो आपके कम्पिटिटिव एडवांटेज से सेटिस्फाई नहीं हो रहा,
तो वो स्ट्रेटजी जो है वो कभी भी आपको लॉन्ग टर्म में आपके लिए सक्सेस का बायस नहीं बनेगी। तो हमेशा यही होता है कि आपकी बिज़नेस लेवल स्ट्रेटजी जो है वो कस्टमर की नीड को देखते हुए ही बनाई जाती है। तो इसका बड़ा डायरेक्ट रिलेशनशिप है और इसमें जो है वो फिर 5 चीज़ें हैं जिसको ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो लिंक करती हैं अपने कस्टमर रिलेशनशिप्स के साथ। उसमें सबसे पहला जो है वो है इफ़ेक्टिवली मैनेजिंग रिलेशनशिप विद कस्टमर्स। आप जो है वो आप डायरेक्टली इंगेज होते हैं अपने कस्टमर्स के साथ जो उनकी विल एंड विश है, जो उनकी नीड्स हैं, वो सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए जब भी आप कोई बिज़नेस लेवल स्ट्रेटजी बनाते हैं। तो वो एक ज़रूरी काम है। वो अगर आपकी इंटरेक्शन नहीं है अपने कस्टमर्स के साथ और आप आप एक चीज़ बनाई जा रहे हैं और आप कस्टमर्स में मार्केट में उसको अपलोड कर रहे हैं, तो ठीक है, कुछ कस्टमर्स उसको एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन लॉन्गर टर्म में आपके कस्टमर्स जो है वो आपका प्रोडक्ट वो ऑब्सोलीट हो जाएगा, आपके कस्टमर वो प्रोडक्ट नहीं लेंगे। तो आप कस्टमर की टेस्ट को, कस्टमर की नीड्स को आपने कंटिन्यूली इस चीज़ को आपने देखना होता है। और ये एक ऐसी चीज़ है जो कि बहुत रैपिडली जो है वो चेंज हो रही होती है। जब से ये ग्लोबल विलेज का एक फिनोमेना आया हुआ है, उसमें उसके बेनिफिट्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन उसका सबसे जो ऑर्गेनाइजेशंस को उसका सबसे जो बड़ा ड्रॉबैक है वो यही है कि कस्टमर का जो टेस्ट है या उसकी जो नीड्स हैं वो कंटिन्यूसली जो वो चीज़ चेंज हो रही होती है। तो इसको बिजनेस को देखना होता है। उसमें दूसरा जो है वो उसमें है रीच, रिचनेस एंड एफिलिएशन, कि आप अपने कस्टमर को आप रीच करें, उनको आप एक्सेस करें, अपने कस्टमर्स को, उनके बारे में आपके पास डिटेल इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। अभी जितना भी दुनिया में आपने टर्म सुना होगा KYC के नाम से, नो योर क्लाइंट। तो वो KYC में जो है वो फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे जब आपका कोई क्लाइंट आता है तो उसकी सारी डिटेल्स उसमें आ रही होती हैं। तो यहाँ पे वही KYC जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल आपका प्ले करता है कि आपके पता हो कि आपका कस्टमर आपसे क्या चाहता है। तो जब आपको पता नहीं होगा कि आपका कस्टमर उसकी नीड्स क्या है, तो आप जो है वो अपनी स्ट्रेटजी किस तरह से बनाएंगे। तो ये रीच, रिचनेस एंड एफिलिएशन जो है। और दूसरी बात ये है कि एफिलिएशन होनी चाहिए। सिर्फ ये नहीं है कि आप उसको कस्टमर को आप एक्सेस तो आपने कर दें, आपने उनसे इन्फॉर्मेशन वगैरह भी ले ली है और आपने इंटरेक्शन भी उनके साथ की, लेकिन आप अपनी एफिलिएशन नहीं शो कर रहे हैं। तो कस्टमर वांट्स एफिलिएशन, तो आप जो है वो उनके साथ एफिलिएशन शो करनी पड़ती है। आगे जो है वो WHO हु का आता है कि डिटरमाइनिंग द कस्टमर्स टू सर्व। आपको ये पता हो कि आपके कस्टमर्स कौन है, आपने किन को सर्व करना है। तो ये एक ज़रूरी चीज़ है। जब तक आपको पता नहीं होगा कि आपके कस्टमर्स कौन है और किन को आपने सर्व करना है और किसको आपने सर्व नहीं करना, तो ये चीज़ ज़रूरी है। व्हाट आ जाता है कि डिटरमाइनिंग विच कस्टमर नीड्स टू सेटिस्फाई। अब आपको ये चीज़ तो हो गई है, क्लिक हो गई है कि आपने इन कस्टमर्स को आपने सर्व करना है। सेगमेंट जो है मार्केट आपने आइडेंटिफाई तो कर दी है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि आपके कस्टमर की नीड्स क्या है। मार्केट आइडेंटिफाई करना इट्स नॉट इनफ। तो आप जो है वो उनकी नीड्स को भी आइडेंटिफाई करेंगे कि उनकी, फिर वही नीड्स फिर फर्दर आप उसको ड्रिल डाउन कर सकते हैं कि इमीडिएट उनकी नीड्स कौन सी है, शॉर्ट टर्म उनकी नीड्स क्या है, लॉन्ग टर्म में वो क्या चाहते हैं। तो मतलब, लेकिन अगर हम सिर्फ नीड्स की अगर हम बात करें तो वो इन्फॉर्मेशन आपको पहले से पता होनी चाहिए कि वहाँ पे नीड्स क्या है। उसका बड़ा सिंपल एक वो है, आप वहाँ पे मार्केट सर्वे आप कर सकते हैं, आप कंपटीटर्स का सर्वे कर सकते हैं, वहाँ से आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं कि वहाँ पे कौन से कंपटीटर्स ऑलरेडी काम कर रहे हैं और वो कौन सी नीड्स को जो है वो पूरा कर रहे हैं और कौन सी ऐसी नीड्स हैं जो कि अभी सर्व नहीं हुई। तो आप मेन उस पर जो है वो फोकस कर सकते हैं। और जब एक दफ़ा आपने मार्केट आपने आइडेंटिफाई कर दी, आपने अपना कस्टमर जो है वो आइडेंटिफाई कर लिया, फिर आपने उसकी नीड्स भी आइडेंटिफाई कर ली, तो अगली चीज़ जो आती है वो आती है हो कि अब सारा कुछ तो हमने कर लिया है, लेकिन अब इसको करें कैसे। तो वो उसमें आप इस चीज़ को, आप क्वेश्चन को आपने फिर एड्रेस करना होता है कि आप डिटरमाइनिंग कोर कम्पिटेंसीज नेसेसरी टू सेटिस्फाई कस्टमर नीड्स, कि आप जो है वो आपके पास कौन सी ऐसी कोर कम्पिटेंसीज हैं जिसको यूज़ करते हुए आप उस कस्टमर की नीड्स को सेटिस्फाई करेंगे। अब सपोज़ हम एक एग्जांपल लेते हैं कि आपने एनालिसिस की, आप गए फोकस्ड स्ट्रेटजी पे, आप गए, आपने बड़ा नैरो डाउन कर दिया और आपने टारगेट अपने लिए जो है वो कर लिया, सेलेक्ट कर लिया कि आपने सपोज़ आपने यूथ को आपने टारगेट करना है। अब उसके बाद आपने नीड्स को भी देख लिया कि यूथ की नीड्स क्या हैं।
सपोज़ उनको लोअर कॉस्ट मोबाइल फ़ोन्स आपने उनके चाहिए, अभी तक यहाँ जो भी है वो हाई एंड पे प्रोडक्ट यहाँ पे मिल रहे हैं, लोअर कॉस्ट मोबाइल फ़ोन नहीं है, आपने वो चीज़ भी आइडेंटिफाई कर दिया। अब वो लोअर कॉस्ट फ़ोन जो है वो आया, अब आप उनको प्रोवाइड कर सकते हैं या नहीं कर सकते, अब ये मेन चीज़ है। तो अगर आपके पास कोर कॉम्पिटेंसीज़ है, अब वही चीज़ आ जाती है कोर कॉम्पिटेंसी, अगर आपके पास कॉस्ट रिडक्शन की टेक्निक्स हैं आपके पास, या आपके पास रिसोर्सेज जो है वो कम है लेकिन उसको सही से जो है वो मोबिलाइजेशन आपको आता है कि नहीं आता, आपका जो HR की जो टीम बैठी हुई है या आपकी जो IT की जो टीम बैठी हुई है, आया वो लोअर कॉस्ट फ़ोन्स जो है वो बना भी सकती है कि नहीं बना सकती। तो ये एक मेन चीज़ है कि इन चीज़ों को देखते हुए आपने जो है वो अपनी बिज़नेस लेवल की स्ट्रेटजी जो है वो आपने करनी होती है। जैसे हमने पिछली जितनी भी स्लाइड्स थी उसमें हमने हर बिज़नेस लेवल स्ट्रेटजी को इन आइसोलेशन हमने देखा है, और हमने ये भी देखा है कि कोई भी स्ट्रेटजी जो है वो इन आइसोलेशन कभी भी एक बिज़नेस या किसी ऑर्गेनाइजेशन की नीड्स को फुलफ़िल नहीं कर सकती। तो बिल्कुल आखिर में हम जो है एक वे फॉरवर्ड की स्लाइड हमने बनाई हुई है, और वे फॉरवर्ड में यही है कि देयर इज़ नो सिंगल बिजनेस अप्रोच दैट कैन अश्योर दैट 100% सक्सेस रेट विल बी अचीव्ड एंड नो स्ट्रेटजी कैन वर्क इन आइसोलेशन। कहने का मतलब ये है कि कोई भी ऐसी कोई स्ट्रेटजी नहीं हम वो कर सकते, सेलेक्ट कर सकते कि जो कि हमें 100% रिज़ल्ट दें, और कोई ऐसी स्ट्रेटजी नहीं है जो कि इन आइसोलेशन जो है वो हमारा पर्पस मीट कर सके। हमेशा जो है वो सक्सेसफुल बिजनेसेस जो है वो दे यूज़ अ मिक्स ऑफ बिजनेस लेवल स्ट्रेटजी सो दैट वन पिलर, एक साइड पे अगर हम कॉस्ट की बात करें ऑफ द स्ट्रेटजी, अगर वो सपोज कोलैप्स होता है, कोई भी कंपटीटर आ जाता है, हमारी वो जो कॉस्ट लीडरशिप की थी या फोकस्ड कॉस्ट लीडरशिप थी, वो स्ट्रेटजी अगर हमारी कोलैप्स होती है तो द अदर पिलर जो कि यूनिकनेस है, डिफ्रेंशिएशन है, डिस्टिंग्विशमेंट है, वो जो है वो उसका इम्पैक्ट जो है उसको सस्टेन करे, और हम जो है वो एक कॉन्ट्रा इम्पैक्ट पे हम जाएं कि हमें बिल्कुल ही आप मार्केट से एलिमिनेट ना हो। तो दो चीज़ें हैं कि एक साइड पे कॉस्ट है, एक साइड पे जो है आपकी डिफ्रेंशिएशन है। तो मिक्स ऑफ स्ट्रेटजीज़ को हमेशा जो है वो लेके चलना चाहिए। आगे है कि मतलब बिजनेसेस दैट ऑपरेट्स इन लोअर कॉस्ट इकोनॉमीज यूजुअली बेनिफिट फ्रॉम कॉस्ट रिडक्शन एंड कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटजीज एज कम्पेयर टू कंटिन्यूसली चेंजिंग वोलेटाइल इकोनॉमीज वेयर कॉस्ट इज़ नॉट द ओनली डिसाइडिंग फैक्टर। उसमें यह है कि नॉर्मली जो बिजनेसेस हैं जो कि जिनकी सक्सेस स्टोरीज़ हैं और जो अभी जो है वो सस्टेन कर रही हैं, उसमें नॉर्मली जो है वो अपनी जो भी वहाँ पे इकोनॉमी है उसी को देखते हुए अगर वो लोअर कॉस्ट इकोनॉमीज़ में काम कर रही हैं तो वो उनको ज़्यादा फ़ायदा जो है वो लोअर कॉस्ट रिडक्शन और कॉस्ट लीडरशिप की स्ट्रेटजीज़ उनको ज़्यादा जो है वो कर रही है, फ़ायदा दे रही हैं। अगर इसको हम कंपेयर करें ऐसी इकोनॉमीज़ के साथ जो कि बहुत वोलेटाइल है और वो कंटिन्यूसली जो है वो चेंजिंग मूड में है, तो वहाँ पे जो है वो सिर्फ आपका कॉस्ट जो है वो डिसाइडिंग फैक्टर नहीं हो सकता, वहाँ आपको यूनिकनेस जो है वो ज़्यादा मैटर करती है, वहाँ पे कस्टमर्स जो है वो यूनिकनेस को ज़्यादा मैटर करते हैं। अगर हम कॉस्ट लीडरशिप की बात करें तो ये है कि द इकोनॉमिक एनवायरनमेंट मस्ट बी अडैप्टिव टू स्मॉलर चेंजेस इन प्राइसेस ओवर द टाइम व्हाइल अ डिफरेंशिएटेड स्ट्रेटजी फोकस ऑन इक्वालिटी, डिस्टिंग्विश्ड प्रोडक्ट्स एंड इट्स यूनिकनेस टू इट्स राइवल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। वंस अगेन जो भी कॉस्ट लीडरशिप की अगर हम उसको अप्रोच को अगर हम यूज़ करते हैं, उस स्ट्रेटजी को अगर हम अडॉप्ट करते हैं, तो वहाँ पे ये है कि ऐसा हो नहीं सकता कि आपकी कॉस्ट जो है वो आप कंटिन्यूसली आप उसको कम करें और वो कम हो, ऐसा नहीं होता। नॉर्मली ये है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम इन्फ्लेशन जो है वो उसमें चेंजेस आती हैं और नॉर्मली जो है वो हायर साइड पे होती हैं, इंटरेस्ट रेट्स वगैरह है, बहुत सारी जो है वो कॉस्ट जो है वो अगर आप उसको सही से कंट्रोल नहीं करें तो वो ऊपर जाती हैं चीज़ें। तो उसमें एक आपका जिस इन्वायरमेंट में आप काम कर रहे हैं, जहाँ पे आपने कॉस्ट लीडरशिप की स्ट्रेटजी आपने अडॉप्ट की है, तो वहाँ पे जो है वो आपका जो इन्वायरमेंट है उसमें स्मॉलर चेंजेस जो है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आती होती हैं और आपका इन्वायरमेंट जो है उसको एब्जॉर्ब करे, वो ज़रूरी है। और अगर हम डिफ्रेंशिएशन की अगर बात करें तो वहाँ पे कॉस्ट चूँकि इतना मैटर नहीं करता, वहाँ पे आपका प्रोडक्ट जो है आज तो यूनिक होगा लेकिन आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम उसकी वो यूनिकनेस जो है वो
ख़त्म हो जाएगी, वो कम हो जाएगी। तो वो भी कंटिन्यूसली जो है वो आपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी करनी है अपने प्रोडक्ट पे, और उसको जो है वो यूनिक ही रखना है अपनी राइवलरी प्रोडक्ट से। अगर आप ये चीज़ आप नहीं करेंगे तो एक टाइम आएगा कि आपका प्रोडक्ट जो है वो इट विल बी नो मोर अपीलिंग टू द कस्टमर्स, और इट विल बी अ टोटल लॉस फॉर द होल बिजनेस। उम्मीद है कि आपको बहुत सारी चीज़ें जो है वो क्लियर हो गई होंगी बिज़नेस लेवल स्ट्रेटजी से रिलेटेड, और आई एम थैंकफुल टू यू। आप बहुत शुक्रगुजार हूँ आप लोगों ने वीडियो देखी, और आई वुड रिक्वेस्ट के जब आप वीडियो देखें तो लाइक भी करें, इसको आप शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ, और जो है वो बेल का आइकन नोटिफिकेशन का लाजमी आप दबाएं ताकि आपको और अच्छी वीडियोस आपको मिलें। होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच। खुदा हाफिज़।